पहली बार ऐसा खेल उस शहर में खेला जा रहा था। पत्तियां बढ़ते ही शशि सेठ ने मुस्कुराकर और 50 रुपए की नोट टेबल पर रखी और कहने लगा, लो 50। तब ही प्रफुल्ल के पीछे से आवाज आई, 300 और। एक जोरदार हाथ में 50-50 के नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। सबने गौर से देखा, शहर के दूसरे कोने का बड़ा जुआरी आज जुए के आज इस अड्डे पर। तब तो क्या कहना, चंद मिनटों में राशि बढ़कर 25 लाख की जगह 65,25,000 तक पहुंच गई, क्योंकि अब जुआ और भी बड़े स्तर पर हो गया। अरे वाह अर्नब पटेल, क्या बात है, आज हमारे इलाके में और हमारे ही टेबल पर। शौकल देख, तेरा आशिक आया है, कहते हुए शशि सेठ ने इशारा किया और शौकल ने अपने ब्लाउज में हाथ डाल 100 की गड्डियों का बंडल टेबल पर दे मारा और कहने लगी, 10,000 शशि सेठ का। कोई हिसाब नहीं, अब तुम हिसाब लगाओ, कहते हुए उसने हिसाब का खाता कर्मचारियों की ओर फेंक दिया और उठकर शशि सेठ के पास जा पहुंची। वही प्रफुल्ल के साथ था अर्नब पटेल। तभी 20,000 मेरे भी, कहते हुए एक नया चेहरा सामने आया कुशल कुमार की ओर से। तब क्या था, सबकी भीड़ को चीरते हुए कुशल कुमार आ बैठा शशि सेठ के पास। 20,000, अरे वाह क्या बात है, आज तो लगता है जैसे सारे शहर के अड्डे बंद हो गए, सभी यहाँ एक साथ, क्या बात है, चलो पहला दांव खेलो। रुको भाई, मैं भी हूँ, कहते हुए अमित दास एक नोटों की गड्डी लिए खेल की ओर बढ़ा और बैठ गया प्रफुल्ल के बीच और नोटों की गड्डी टेबल पर रखते हुए कहने लगा, पूरा 20 और अब दांव खत्म। सब ध्यान से सुन ले, दांव खत्म। जोरदार आवाज में वहां आए संतरी जैसे बड़े बड़े पहलवानों ने पूरी भीड़ की ओर इशारा करके कहा, बस करो, चाल का समय है। और जैसे ही चाल चली गई, एक जोरदार आवाज के साथ यह बात कहकर अर्नब पटेल चीखा, और लगाओ। तभी फिर एक आवाज आई, दूसरा दांव। पहली चाल प्रफुल्ल के नाम। तब तो जैसे प्रफुल्ल के नाम पर दांव और भी बढ़ गया। कुछ नए लोगों ने अपना दुगना पैसा वापस ले लौटने का सोचा, तो कुछ ने अपना आधा पैसा जेब में रख आधे पैसे से खेलने का सोचा। अब दांव और भी तेजी से लगने लगा। देखते देखते राशि करोड़ों के पार चली गई। तभी अमित दास और कुशल कुमार खड़े हुए और कहने लगे कि दिल थाम के बैठ जाओ और आगे बढ़ने दो। सारे शहर में खबर फैला, 2 आधे घंटे का समय है, जितना दांव लगे और जिस पर लगे जल्द ही निपटा कर आओ। तुरंत कुछ बड़े लंबे चौड़े पहलवान एस.डी. गाड़ियों उठाकर वहां से बाहर निकल चुके थे। पैसा वसूलने और दांव लगाने के लिए टेबल के साथ टेबल जोड़ दिया गया, क्योंकि देखते ही देखते टेबल पैसों से भरता जा रहा था, इसलिए कम जगह को देख कर्मचारियों ने थोड़े चौड़े टेबल लगाए। बड़ी ईमानदारी से दांव से लगाई गई राशि को यथावत अलग अलग हिस्सों में रख दिया। ठीक आधे घंटे में गाड़ियों के साथ बोरों में भरकर राशि लाकर टेबल के पास रख दी गई। किसी ने भी नहीं सोचा होगा आज का दिन इस जुआ जगत के लिए इतना बड़ा होगा। अचानक फोन की घंटी बजी और कुशल कुमार ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, हेलो, यह क्या हो रहा है? आखिर अचानक इतने लोग वहां कैसे? मजबूरन रेड डालनी होगी। इस पर कुशल कुमार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्नब पटेल और अमित दास की ओर देखने लगा। तभी शशि सेठ ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर फोन हाथ में लिया और सिर्फ इतना कहा, बम नहीं बना रहे हैं, शहर में शांति है। अमित, अर्नब और कुशल भी यही है। जब सब शांत है तो शांति से खेलने दो, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, मिठाई भेज रहा हूं, कहते हुए शशि सेठ ने शौकल की ओर देखा। शौकल ने यह इशारा कर कर्मचारियों को नोटों का बंडल थमाकर कहीं जाने का इशारा किया। यकीनन तौर पर यह रिश्वत वही जा रही थी। वहां से फोन आया और अगला दांव चला गया। खेल अंतिम दांव पर था कि तभी घनघनाती हुई घंटियों की आवाज ने लगातार 3 फोन के रिसीवर को कुशल कुमार, अमित दास और प्रफुल्ल पटेल को विवश कर दिया, खेल वही रोकने पर। लेकिन तब तक बिना देर किए प्रफुल्ल नाथ अपना अंतिम दांव चल चुका था। इस तरह 200 रुपये से खेल शुरू होकर 1,95,05,567 रुपये पर जाकर रुका और सबने तुरंत अड्डे को खाली करने का आदेश दे फिर मिलने की बात कहे सबको वहां से भगा दिया। सिर्फ इनको इतना ही कहा, जिसका जितना बनता है अपने अपने ठेके से जाकर ले लेना, मिल जाएगा। आखिर तू है कौन? सच सच बताना, चोर जुआरी या जासूस? यकीन नहीं होता, समझ नहीं आ रहा मुझे कि तुझे क्या कहकर पुकारूं। नाथ या प्रफुल्ल नाथ, तू ही बता दे, क्या मकसद है तेरा? क्यों आया है तू इस शहर में? ये कह पाना कि तुझे किसी ने ठुकराया सरासर गलत होगा, क्योंकि तेरी आंखों की चमक और तेरा मासूम चेहरा किसी के लिए भी ठुकराने लायक नहीं। और यदि तू इतना ही शातिर था तो फिर तू यहाँ क्यों आया? अपने ही शहर में एक नया अड्डा बना लेता। यकीन नहीं होता, और मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। रेलवे स्टेशन पर उतरने वाला कोई शख्स जो पहली बार इस शहर में आया, सीधे सीधे आकर जुए के अड्डे पर बैठेगा, और वह भी पहला दांव शशि और शौकल के सामने। अब तू ही बताएगा या मैं पता लगाऊं, आखिर क्या सोचकर आया है यहाँ? और आज तूने महज 1 माह के अंतराल में मेरी जिंदगी के हर वो राज जान लिए जिसके बारे में खुद शशि भी नहीं जानता। आखिर क्यों इस पूरे शहर में तेरा ध्यान शशि और शौकल पर है? यदि तू पुलिस वाला है तो क्या फ़ायदा हम दोनों की जासूसी करके? तुझे क्या मिलेगा? एक बार अपना सही परिचय दे दे, तुझे सारी खुफिया जानकारी दे दूंगी। आज तक आकर्षिका के बारे में इस शहर में किसी को पता नहीं था, और तूने आज उसे ढूंढ निकाला।
तुझे कैसे पता कि आकर्षिका मेरी बेटी है और उसने आखिर तुझे ही क्यों पसंद किया? और कैसे पहुंचा तू उस तक? अब ये तो कोई इत्तेफाक नहीं। खैर, मैं ऐसा नहीं कहती कि तू लायक नहीं, बेशक तुझे पसंद किया जा सकता, लेकिन आकर्षिका क्यों? कैसे? आज उसने मुझे बताया तो मैं भी दंग थी कि इतनी अच्छी अकादमी में पढ़ने के बाद आखिर प्रफुल्ल नाथ जैसे जुआरी जो कहीं से कहीं तक कॉलेज और स्कूलों से वास्ता नहीं रखता, आकर्षिका तक कैसे पहुंचा? सच बोल, कहाँ मिला था तू उससे? कहते हुए शौकल एक तरफा बड़बड़ा रही थी, लेकिन जैसे प्रफुल्ल नाथ पर कोई असर नहीं पड़ा था। वह शांतचित्त होकर शौकल की बातें किसी अबोध बच्चे की तरह सुन रहा था। इतना कहने के बाद शौकल ने शांत होकर लंबी सांस ली। उस कमरे में केवल शौकल और प्रफुल्ल नाथ दो ही लोग मौजूद थे, कड़े पहरों के बीच। क्या लगता है आपको? प्रफुल्ल नाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, बस आप दिल से अब मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या सोचकर आप ये कह सकते हो कि मैं आकर्षिका के लायक नहीं और यह कह देना कि मैं चोर या जुआरी हूं? ये कहना कहाँ तक जायज है, क्योंकि मुझे आपने लगातार तो खेलते हुए देखा नहीं। हाँ, ये बात और है कि मेरा पहला दांव पूरे शहर को हिला देने वाला था और पहले ही दांव में मैंने उतनी रकम जीत ली जितनी पूरी उम्र खेलने पर भी कोई न जीत पाता। तो इसमें मेरा क्या दोष है? उद्धरण चिन्ह। सब कुछ खुली किताब की तरह आपके सामने रखा है। हर बात की साक्षी रही है आप। क्या मैंने धोखा किया? कोई चालाकी की? नहीं ना। तब फिर आखिर क्यों आपको मुझ पर इतना शक है? रही बात आकर्षिका से मिलने की, तो मुलाकात तो कहीं भी हो सकती है। मैंने तो यह नहीं पूछा कि शशि सेठ से आपकी मुलाकात कहाँ हुई। फिर मेरे लिए यह सवाल क्यों? फिर भी हक बनता है आपका। जवाब दूंगा, लेकिन वादा करना होगा कि सच किसी को बताएंगे नहीं, वरना अपनी बेटी के साथ अपनी भी जान गंवा बैठोगे। ये सुनते ही शौकल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और दया के मिश्रित भाव थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि इतने कम दिनों में प्रफुल्ल नाथ के बारे में जितना वह नहीं जान पाए, उससे भी ज्यादा गहराई तक वह उसके जीवन में घुस आया था। प्रफुल्ल नाथ कह रहे थे, बैठिए शौकल देवी और शांतिपूर्वक सुने। पहले मैं आपको आपके साथ पूरा परिचय देता हूँ, फिर आकर्षिका और मेरी बात बाद में करेंगे। शौकल उर्फ सरोज अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। चंडीगढ़ के एक छोटे से गांव की रहने वाली, जो अच्छे स्कूल में पढ़ती और जिसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था। उस गांव के सभी लोग अपनी शान समझते और वह एक समय में उस संभाग की टॉपर भी रह चुकी थी। अच्छा खासा परिवार खुशियों से भरा हुआ, ना जाने किसकी नज़र लग गई। उसकी मां को अचानक बीमार पड़ते ही और महज कुछ दिनों में चल पड़ती है, और मां की सेवा का बहाना करने आई मौसी जाने का पिता की दिल की रानी बन गई। सरोज पर अत्याचार होने लगे और सरोज एक दिन अचानक ना जाने कहाँ चली गई, सभी को छोड़कर। गांव वालों ने यकीन नहीं माना कि सरोज किसी के चक्कर में होगी, किसी के साथ भागकर चली गई होगी, क्योंकि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसकी और आंख उठाने का साहस किसी को नहीं था। फिर भला कहाँ गई? लेकिन गांव वाले खुश थे इस बात से कि वो हायर सेकेंडरी तक पढ़ चुकी लड़की समझदार है, अपना भला बुरा जानती है। फिर भला मौसी के अत्याचार में क्यों रहे? अच्छा है वह इन्हें छोड़कर चली गई। उसकी सखियों ने गांव वालों को बताया कि वह किसी वैकेंसी की खबर मिलने पर गई है, अब लौट कर नहीं आएगी। सरोज वहां से निकलकर सीधे फौज की भर्ती में आ गई और दिल का सारा गुस्सा उसने टेस्ट देने में निकाल दिया। पहली ही बार में सिलेक्ट हो गई। अपना सब कुछ खो चुकी सरोज बेखौफ होकर बिना किसी छुट्टी के एक दिन खुफिया विभाग की नज़र में आ गई। उसे शौकल उर्फ सरोज बनाकर इस शहर में पेश किया गया था। शौकल देवी, क्या यह मेरी जानकारी गलत है? इतना सुनकर ही शौकल खड़ी हो गई और कहने लगी, कौन हो तुम नाथ? कहते हुए शौकल ने उठकर टेबल पर रखी एक मूर्ति को उठाकर उसकी गर्दन घुमा दी और देखते देखते उस कमरे की सारी दीवारें परिवर्तित होकर अलग ही रूप ले चुकी थी। लेकिन नाथ पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उठ खड़ी हुई और कहने लगी, स्पष्ट बताओ वरना यही ढेर कर दिए जाओगे। कहाँ से हो तुम? तब प्रफुल्ल नाथ कहने लगा, आपकी ही डिपार्टमेंट से। आपकी सारी जानकारी मेरे पास है, लेकिन मैं भी खुफिया मिशन पर आया हूँ। हमारी दुनिया ही ऐसी है, पूरा सच पूरी तरह से सबको नहीं बताया जाता। आपको जानकर खुशी होगी कि आकर्षिका और मैं एक ही कैडर में चेन्नई में सिलेक्ट हुए थे, और मैं आकर्षिका से बेहद प्यार करता हूँ। चाहता तो आपसे बिना पूछे शादी भी कर सकते थे, लेकिन आकर्षिका घबराती थी मुझे सच बताने से, जबकि मैं सब कुछ पहले से ही जानता था। बस इतना जान ले कि आपका और मेरा जीवन एक ही तरह है। बस हामी भरे, बाकी रस्म की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। यकीन माने पूरी उम्र भले ही जुआरी बनकर जमाने के सामने रहूं जैसे आप शौकल बनकर है, लेकिन आपको सही जानकारी देना मेरे लिए जरूरी था। आप अपना मिशन पूरा करो, मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। आपको इसलिए सच बता दिया क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को गलत इंसान के हाथ नहीं सौंपना चाहेगी। उम्मीद है आपको हमारा रिश्ता पसंद आएगा। शौकल हैरान थी, लेकिन अब परेशान नहीं, क्योंकि वह जानती थी
सरकारी उपकरण ही ऐसा है जहां जासूसों की जासूसी की जा सकती है, लेकिन खुश थी इस बात पर कि उसकी बेटी और दामाद एक बड़े दर्जे के ऑफिसर है, लेकिन चिंता भी थी कि वे उस दुनिया में हैं जहां जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।